हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 6ठा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को व्यक्त करती है। स्थापत्य क्या है? स्थापत्य एक श्रृंखला है जो बिखरी हुई कड़ियाँ हैं, बिखरी कड़ियाँ जो देश और समाज की उन सबको जोड़कर वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीरें करती है, पेश करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? स्थापत्य कहते हैं। प्राग व आद्य इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। प्राग और जो आद्य इतिहास है ना, उसकी संस्कृतियों का ज्ञान करवाने के लिए भी स्थापत्य की भूमिका कैसी है? अतुलनीय भूमिका है। अब देखो, सबसे पहले हम दुर्ग शिल्प के बारे में पढ़ेंगे, इन दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। आप देखो, दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले सबसे पहले देखो, राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग या गढ़ गढ़ी न हो। राजस्थान में हर जनपद या अंचल के अंदर कोई दुर्ग या फिर कहना गढ़ या फिर गढ़ी बनी हुई है। मतलब ये है। और शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। 7 अंग में दुर्ग भी एक अंग है, इसका अंग है। यानी राज्य के कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। 7 अंगों में दुर्ग भी शामिल है, यह हमें ध्यान रखना है। दुर्ग भी इसमें से क्या होता है? एक होता है। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं जिसमें दुर्ग भी शामिल है। तो देखो, राजस्थान में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक दुर्ग या फिर गढ़ बने हुए हैं। यानी राजस्थान जो है ना, वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है। यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई से मिला है। राजस्थान के अंदर दुर्ग बने हुए, इसका दुर्ग स्थापत्य के विकास का जो प्रथम उदाहरण है ना, वो किससे मिलता है? कालीबंगा की खुदाई से मिला है। तो देखो, दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? कालीबंगा की खुदाई से मिला है। इसका देखो, कालांतर में मौर्य, गुप्त तथा ये परिवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ता है। दुर्गों का निर्माण किसी एक तरीके से किया गया है। किस युग की बात कर रहा है? किस मौर्य, गुप्त, परिवर्ती युग, इनके अंदर दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों, जलाशयों आदि की प्रधानता देखने को मिलती है। इन समय जो भी दुर्ग बने ना, उनमें ज़्यादातर मंदिर बने हुए हैं या फिर दुर्गों के अंदर जलाशय वगैरह बने हुए हैं। किस काल की बात कर रही है? मौर्य, गुप्त और परिवर्ती युग की बात करता है। उसके बाद राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनारगढ़ राजपूत काल का दुर्ग है। अजयराज चौहान का गढ़ पीटली, जिसको अपन तारागढ़ बोलते हैं, तारागढ़ अजमेर का दुर्ग है। फिर कुंभा का कुंभलगढ़, ये सब जो है ना, ये राजपूत काल के दुर्ग है। उसके बाद तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ये युद्ध लिखा है यहाँ पे। दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्गों पर भी पड़ा। राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। इन्हीं तराइन का सेकेंड युद्ध 1192 के अंदर हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए थे। और उसके बाद दिल्ली के ऊपर तुर्क और अफगान का क्या हो गया? शासन हो गया। तो उसका प्रभाव दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा। राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। और 13वीं सदी के बाद दुर्ग सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए। यानी जो 13वीं सदी है ना, इसके बाद जो भी दुर्ग बनाए गए ना, वो सुरक्षा को ध्यान में रख के बनाए गए। उनको ऐसा लगता है कोई आक्रमण ना कर दे, तो इस हिसाब से दुर्ग पहाड़ियों पर, ऊंची पहाड़ियों पर या घने जंगल में ऐसी जगह बनाए जा सकते हैं जहाँ पर सुरक्षा हो। तो दुर्ग सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और प्राचीन काल में जो दुर्ग बने तथा जो जीर्ण या फिर खंडर हो गए, उसका पुनर्निर्माण भी हुआ था। जैसे बता रखा, आबू के अचलगढ़, कुंभा ने आबू के अचलगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था। तो जो प्राचीन काल में दुर्ग बन गए थे, उनका जीर्ण या फिर उनका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो पुनर्निर्माण का भी काम हुआ है इसके अंदर। तो ये भी मैं ध्यान रखना है। आबू में अचलगढ़ का क्या किया गया? पुनर्निर्माण किया गया। मुगलों के साथ राजपूत शासकों के मधुर संबंध बने। मुगलों के साथ राजपूतों ने संधियां वगैरह कर ली, तो संबंध कैसे हो गए? मधुर संबंध हो गए, जिससे दुर्ग ना पहले पहाड़ियों पे बनाए जाते थे, अब नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण होने लगा। वो भी किसके समय हुआ था? मुगलों के समय हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जैसे बता रखा, जैसे जयपुर के अंदर हुआ था, बीकानेर के अंदर, भरतपुर के अंदर जो दुर्ग है ना, वो कहाँ बने हुए? समतल मैदान में बने हुए हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्ग। जून 2013 में नोम्पे में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। यानी जो राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्ग है ना,
वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में क्या है, शामिल है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या है, शामिल है। कितने दुर्ग शामिल है, 6 दुर्ग शामिल है। और कब शामिल हुए, तो जून 2013 के अंदर नोम्पे के अंदर जो बैठक हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, उसके अंदर इन 6 दुर्गों को मतलब यूनेस्को की वर्ल्ड विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया था। कौन कौन से दुर्ग है ये, तो देखो 6 दुर्ग है। इसके ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। ची से क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। कू से क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़। गा से गागरोन। जे से जैसलमेर। र से रणथंभौर। और आम से क्या हो जाएगा, आमेर। सबको याद होता है, पर यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से दुर्ग शामिल है कौन से नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है। फिर चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़। कू से कुंभलगढ़। गा से घाघरोन। जे से जैसलमेर। र से रणथंभौर। आम से क्या हो जाएगा, आमेर हो जाएगा। इसके बाद है दुर्गों के प्रकार। दुर्ग कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए थे। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दुर्गों के कितने प्रकार बताए, 4 बताए। 4 कौन कौन से हैं, औदक दुर्ग, गिरी या फिर पर्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। ये 4 प्रकार किसने बताए, ये कौटिल्य ने बताए थे। और मनुस्मृति स्मृति के हिसाब से दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ ले तो हमें ध्यान रखना है। और शुक्र नीति के हिसाब से दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। तो शुक्र नीति के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार। ये 9 प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं। 9 प्रकार कौन कौन से होते हैं, औदक दुर्ग, पर्वत या फिर गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, एरन दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, सैन्य और साह्य दुर्ग। ये 9 प्रकार के शुक्र नीति के हिसाब से दुर्ग होता है। तो देखो कौटिल्य के हिसाब से दुर्ग कितने तरह के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मनुस्मृति के हिसाब से 6 प्रकार के होते हैं। और शुक्र नीति के हिसाब से दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है किसने कितने प्रकार के दुर्ग बताए। कभी छोटा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है इसका भी। देखो सबसे फर्स्ट ओदक या ओदुक या फिर इसी को अपन जल दुर्ग भी बोलते हैं। तो देखो ओदक, ओदुक यानी ओदक या ओदुक दुर्ग को अपन क्या बोलते हैं, जल दुर्ग भी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ऐसा दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हो, मतलब विशाल जल राशि से घिरे हुए दुर्ग को अपन क्या बोलते हैं, जल दुर्ग या फिर ओदक या फिर ओदुक दुर्ग बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। मतलब ये नदी या जल स्रोत के पास बना हुआ दुर्ग होता है। जैसे इसका उदाहरण कौन है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है घाघरोन दुर्ग। घाघरोन दुर्ग एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पे बना हुआ है। तो देखो घाघरोन दुर्ग कहाँ बना हुआ है, आहू कालीसिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। और ये कौन सा दुर्ग है, जल दुर्ग है। अब देखो ओदुक या ओदक भी मिलेगा, लिखा हुआ मिल सकता है। तो ओदक या ओदुक दुर्ग कौन सा हो जाएगा, घाघरोन हो जाएगा। और एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है, ये चंबल और बावनी के संगम पे बना हुआ है। कौन सा दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये हमें ध्यान रखना है। ओदक दुर्ग क्या होता है, जो जल राशि से घिरा हुआ रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है गिरी या फिर पर्वत दुर्ग। गिरी या पर्वत को नाम से पता चले, गिरी मतलब कोई पर्वत पे बना हुआ हो। तो किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित जो दुर्ग होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, गिरी या फिर पर्वत दुर्ग बोलते हैं। और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। अधिकांश दुर्ग जो है ना वो पहाड़ी पे बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ, या पठार पे बने हुए हैं। उसमें देखो कौन है, मेहरानगढ़ दुर्ग है और एक तारागढ़ दुर्ग है। दोनों पहाड़ी बने हुए दुर्ग है। तो ये किस श्रेणी में आते हैं, ये गिरी या फिर पर्वत दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग क्या होता है, जो मरुभूमि यानी मरुस्थल या फिर रेगिस्तान में बना दुर्ग। जो मरुस्थल या रेगिस्तान में बना दुर्ग होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, धानवन दुर्ग बोलते हैं। और धानवन दुर्ग में कौन आता है, तो जैसलमेर का सोनारगढ़ आता है। तो जैसलमेर का सोनारगढ़ यानी जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं इसे अपन, या फिर सोनारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं अपन। ये किस श्रेणी में आता है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके बाद देखो वन दुर्ग। वन दुर्ग का मतलब है कि वन से बना हुआ हो, ये वन के अंदर बना हुआ हो। तो सघन बीहड़ वन में बना दुर्ग, यानी बहुत सारा मतलब सघन वन हो, यानी बहुत ज़्यादा वन हो। तो वन में बना जो दुर्ग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, वन दुर्ग कहते हैं। ये सघन बीहड़ वन में बना दुर्ग क्या कहलाता है, वन दुर्ग कहलाता है। जैसे इसके अंदर कौन आता है, सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग किस श्रेणी में आता है, वन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग क्या होता है, जिसके मार्ग मतलब जिसके जो रास्ते होते हैं, मार्ग होते हैं, खाई कांटों पत्थरों से दुर्गम हो। यानी जहाँ पहुँचने के लिए मतलब रास्ता होता है ना, रास्ते के अंदर खाई हो, कांटे हो, पत्थर हो, ऐसा रास्ते ऐसे दुर्गम रास्तों से बना हुआ जो दुर्ग होता है ना, उस दुर्ग को अपन क्या बोलते हैं, एरन दुर्ग बोलते हैं। और एरन दुर्ग की श्रेणी में कौन आता है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आता है और एक जालोर दुर्ग आता है। जालोर और चित्तौड़गढ़ की श्रेणी में आता है, एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। मतलब जिसके मार्ग खाई कांटों हुए पत्थरों से दुर्गम हो, तो वो कौन से दुर्ग कहलाते हैं, एरन दुर्ग कहलाते हैं। उसके बाद है पारिक। पारिक दुर्ग क्या होता है, देखो पारिक दुर्ग क्या होता है, जिसके चारों ओर बहुत बड़ी या फिर गहरी खाई हो। और देखो पारिक ख से क्या हो जाएगा, खाई। इन जिसके चारों तरफ खाई बनी हुई हो ना, उस दुर्ग को अपन क्या बोलते हैं, पारिक दुर्ग बोलते हैं। और इसके उदाहरण कौन है, तो देखो लोहागढ़ भरतपुर, इसके चारों तरफ भी खाई बनी हुई है। तो लोहागढ़ भरतपुर हो गया। और एक जूनागढ़ बीकानेर है, इनके चारों तरफ क्या बनी हुई, खाई बनी है। तो ये किस श्रेणी के दुर्ग आ जाएंगे, पारिक दुर्ग कहलाएंगे ये। उसके बाद है पारिद दुर्ग। पारिक दुर्ग क्या होता है,
जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परखोटा हो, मतलब चारों तरफ दीवारों का क्या हो, परखोटा हो, या फिर परिधि भी बोल सकते हैं अपन। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो परिध, द या फिर द बोल दो। द मतलब दीवार, जिसके चारों तरफ दीवार हो या परिधि हो, जिन चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ जो दुर्ग होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, पारिध दुर्ग। पारिध दीवार हो चारों तरफ, तो चारों तरफ दीवारों से घिरे हुए दुर्ग को अपन क्या बोलते हैं, अब दीवार है मतलब परकोटा ही बोलते हैं अपन, तो उस दुर्ग को अपन क्या बोलते हैं, पारिध दुर्ग बोलते हैं। इसमें कौन आता है, तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, ये सारे मतलब दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, पारिध दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग क्या होता है, जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हो, मतलब सैन्य मतलब जिसमें सेना रहती हो, तो मतलब सैन्य दुर्ग क्या होगा, जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, सैन्य दुर्ग कहते हैं। यानी सेना द्वारा पूर्ण रूप से सुसज्जित या फिर अभेद्य जो दुर्ग होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, सैन्य दुर्ग कहते हैं। मतलब जिसमें सेना रहती हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सैन्य दुर्ग कहते हैं। उसके बाद है सहाय्य दुर्ग। सहाय्य दुर्ग क्या होता है, तो देखो सहाय्य सूरवीर वे सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं, यानी जिसमें सूरवीर निवास करते हैं, मतलब देखो जिसमें अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना वे साथ देने वाले बंधुजन निवास करते हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, सहाय्य दुर्ग कहते हैं। मतलब जिसमें मतलब क्या हो, मतलब ना सेना तो होती है, उनका साथ देने वाले लोग भी रहते हैं ना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सहाय्य दुर्ग। सहायता वाले लोग भी रहते हो, सेना तो रहती हो, उसकी सहायता करने वाले मतलब बांधव भी निवास करते हैं, बंधुजन निवास करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, सहाय्य दुर्ग कहते हैं। तो ये 9 प्रकार के दुर्ग हमें ध्यान रखने हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को गिरी, पारीक, ऐरण, सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, वो ज्यादातर मतलब सारी दुर्ग की श्रेणियों में होता है। धानवन को छोड़कर सारी श्रेणी किस दुर्ग पे लागू होती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे लागू होती है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरी, पारीक, ऐरण, सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। और सभी मतलब दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्ग को श्रेष्ठ माना जाता है। इन सबसे श्रेष्ठ दुर्ग किसको माना जाता है, सैन्य दुर्ग को माना जाता है। यानी दुर्गों के अभी अपने 9 प्रकार पड़े हैं, 9 प्रकारों में से सैन्य दुर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये भी ध्यान रखते हैं कि श्रेष्ठ किस दुर्ग को माना जाता है, तो सैन्य दुर्ग को माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ने वाले, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया, देखो इसका निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद, जिसका नाम चित्रांगद ऐसे भी हो सकता है, चित्रांगद या चित्रांगद हो गया या फिर चित्रांग ने निर्माण करवाया। और ये मतलब हमें कहाँ से पता चलता है, तो वीर विनोद से पता चलता है। यानी वीर विनोद के अनुसार मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था। चित्रांगद ने इसका निर्माण करवाया, और चित्रांगद ने इसका निर्माण करवा के इसका नाम क्या रखा, चित्रकोट इसका नाम रखा। और इसी का परिवर्तित नाम क्या है, चित्तौड़गढ़ है। यानी चित्रांगद ने जब निर्माण करवाया तब इसका नाम क्या रखा था, चित्रकोट नाम रखा था। इसी का परिवर्तित नाम क्या है, चित्तौड़गढ़ नाम है इसका। और फिर मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन है, बप्पा रावल है। तो बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमोरी को हराकर 8वीं शताब्दी के लगभग चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मतलब देखो इसका निर्माण जो चित्रांग मौर्य ने करवाया था, और चित्रांग मौर्य ने मौर्य शासक के अंतिम मौर्य शासक कौन था, मानमोरी को बप्पा रावल ने हरा दिया, और हराने के बाद चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो किसको हरा के किया, तो बप्पा रावल ने मतलब अंतिम मौर्य शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। कब किया, तो 8वीं शताब्दी के लगभग किया, मतलब 734 के आसपास किया था इन्होंने, 734 ईस्वी के अंदर किया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये दुर्ग मेसा के पठार पे स्थित बना हुआ, यानी पठार पे बना हुआ, यानी पहाड़ी पे बना हुआ दुर्ग है ये। तो ये दुर्ग मेसा के पठार पे स्थित दुर्ग है। और गंभीरी और बेडज नदियाँ पास से निकलती है, यानी इसके पास से नदियाँ निकलती कौन कौन सी, गंभीरी और बेडज। तो गंभीरी और बेडज नदियाँ इसके पास से निकलती है। इसके उपनाम क्या क्या है, तो इससे किलों का सिरमौर कहते हैं, इन सारे किलों का सिरमौर बोलते हैं। किलों का सिरमौर बोलते हैं इससे अपन राजस्थान का गौरव कहते हैं अपन। तो किलों का सिरमौर और राजस्थान का गौरव इसको बोलते हैं अपन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बोलते हैं। और इसके लिए प्रचलित उक्ति क्या है, तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इंपॉर्टेंट देखो पूछा जा सकता है किसके लिए है, वैसे तो पता ही चल रहा है चित्तौड़गढ़ की बात आ रही है इसके अंदर। तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये प्रचलित युक्ति किसके लिए है, चित्तौड़गढ़ के लिए है। और विशेषताएं क्या क्या है इसकी, तो देखो 7 अभेद्य प्रवेश द्वार है, यानी कितने प्रवेश द्वार है इसके अंदर, 7 प्रवेश द्वार है। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर है इसकी, उन्नत और विशाल बुर्जें बनी हुई है इसके अंदर, और किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्फिल मार्ग है, यानी लंबा रास्ता है और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है इसके अंदर। अब देखो और क्या है इसके अंदर, तो देखो इसके अंदर पाडन पोल, मैंने कहा 7 पोल है, जिसमें से एक पाडन पोल है। पाडन पोल पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। तो ये मैं ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि पाडन पोल पर किसकी छतरी बनी हुई है, बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। और भैरव पोल और हनुमान पोल, यानी भैरू हनुमान पोल के मध्य जेमल और फत्ताजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। यानी जेमल फत्ता की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य बनी हुई है। इन 2 पोल है, इनके मध्य जेमल और फत्ता की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। और इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार कैसा है,
तो व्हेल मछली के समान इसका आकार है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 3 प्रसिद्ध साके हुए इसके अंदर, 3 प्रसिद्ध साके हुए। 3 प्रसिद्ध साके कौन कौन से हुए? एक तो 1303 में हुआ था, एक 1335 में हुआ था, और एक 1303 में हुआ था, 1535 में हुआ था, और एक 1568 के अंदर हुआ था। तो देखो 1303 में क्या हुआ, ये चित्तौड़ का प्रथम साका है। देखो इसमें मतलब शासक कौन थे? तो रावल रतन सिंह थे। कहानी तो पता ही है अपन को। तो रावल रतन सिंह शासक थे, और आक्रमण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, जिसको अपन एक बोल सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और जौहर किसने किया था? रानी पद्मिनी ने किया था, पता ही अपन को। और केसरिया किसने किया था? तो रावल रतन सिंह, और इनके साथ गोरा और बादल ये भी थे। इनके साथ कौन थे? गोरा बादल भी थे। तो इन सब ने क्या क्या किया था? केसरिया किया था। तो हमें ध्यान रखना है। और मतलब जो ये अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। ये हमें ध्यान रखना है, इसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद इसका नाम रख दिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो पहला साका कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ का पहला साका 1303 के अंदर हुआ था। इस समय शासक कौन थे? रतन सिंह थे। और आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और इनकी रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। इसकी कहानी और मूवी भी बन रखी है, तो पता ही है सबको। और मतलब केसरिया किसने किया था? केसरिया और जौहर दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? साका कहलाता है। तो साका मतलब जौहर भी होना चाहिए, केसरिया भी होना चाहिए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? साका बोलते हैं। तो देखो केसरिया किसने किया था? तो रावल रतन सिंह और गोरा बादल ने किया था। और एके ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। उसके बाद दूसरा साका कब हुआ था? तो दूसरा साका हुआ था 1535 में। इस समय शासक कौन थे? विक्रमादित्य थे। और आक्रमण किसने किया था? तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किया था। तो बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। और केसरिया किसने किया था? बाघ सिंह। मतलब विक्रमादित्य जो था ना, इसने बाघ सिंह को मतलब वहाँ का किलेदार बना के चले गए थे ये। और तो मतलब बाघ सिंह ने यहाँ पे क्या केसरिया किया था? मतलब लड़ते हुए मतलब वीर गति को प्राप्त हुए। और जौहर किसने किया? तो कर्मावती ने किया था। विक्रमादित्य की माँ थी ये, तो कर्मावती ने क्या किया था? यहाँ पे जौहर किया था। 1568 के अंदर तीसरा साका हुआ था। देखो पहला साका 1303 में, दूसरा 1535 के अंदर, और तीसरा 1568 के अंदर। शासक कौन था? उदय सिंह था। और आक्रमण किसने किया था? अकबर ने किया था। और केसरिया जेमल रेभत्ता ने किया था। और जौहर किसने किया था? फूल कंवर ने किया था। फूल कंवर ने यहाँ पे जौहर किया था। तो देखो यहाँ पे ऐसा कि मतलब ये उदय सिंह तो मतलब किले का भार जेमल और फत्ता को छोड़ के चले जाते हैं। तो जेमल और फत्ता दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, और जौहर कौन करती है? फूल कंवर करती है। अब देखो ये जो मतलब जो चित्तौड़गढ़ है ना, ये दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। तो विशेष सामरिक महत्व होने की वजह से इस पर आक्रमण वगैरह ज़्यादा होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखो इसमें मतलब बने हुए भवन या फिर मंदिर कौन कौन से थे। तो देखो इसके अंदर सबसे देखो इसमें भवन या मंदिर कौन कौन सा है। तो देखो तुलजा भवानी का मंदिर भी बोलते हैं, तुलजा माता का मंदिर, और एक ये नवलखा भंडार। तो तुलजा भवानी का मंदिर और नवलखा भंडार, इसका निर्माण किसने करवाया? तो बनवीर ने करवाया। दासी पुत्र बनवीर ने तुलजा भवानी का मंदिर और ये नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था। इसके अलावा देखो उसमें भामाशाह की हवेली है, श्रृंगार चौरी तो पता ही है अपन को, श्रृंगार चौरी कुमार निर्माण करवाया था इसका। त्रिपोल मतलब इसमें त्रिपोलिया दरवाजा बना हुआ है इसके अंदर। तो त्रिपोलिया दरवाजा किस दुर्ग के अंदर है? तो हमें ध्यान रखना किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। इसके अलावा कुंभशाह मंदिर है, यहाँ पे सोमदेव मंदिर है, और कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, ये भी किसके अंदर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है। और रानी पद्मिनी का महल है। तो देखो रानी पद्मिनी, गोरा बादल के महल तो यही होंगे क्योंकि साका यही हुआ था इनका। तो रानी पद्मिनी का महल है, गोरा बादल का महल है, और चित्रांग जो मौर्य था ना, चित्रांग मौर्य का तालाब बना हुआ है, और जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। ये भी हमें ध्यान रखना, जैन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों का बने हुए हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बने हुए हैं। और कौन कौन से मंदिर है? तो कालिका माता मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है, जिनको ये अपने मतलब कुल देवता मानते हैं, तो एकलिंग जी का मंदिर है। मीरा मंदिर भी यहीं पे बना हुआ है। और इम्पॉर्टेंट है समदेश्वर मंदिर, जिसको अपन मोकल मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण तो किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो ये भी कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और एक जैन मंदिर है, सतवीस देव जैन मंदिर। तो सतवीस जैन मंदिर भी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है इसके अंदर कि मतलब धानबंद दुर्ग को छोड़कर बाकी सभी विशेषताएं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पाई जाती है। यानी इसमें धानबंद दुर्ग को छोड़कर बाकी सारी विशेषताएं पाई जाती है। और इस दुर्ग पर यानी पहले इस दुर्ग पर मतलब अफगान मामू पहला मुस्लिम आक्रमण, यानी पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो अफगान मामू था। ये भी हमें ध्यान रखना है, जिसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या करा था? आक्रमण किया था। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग कंप्लीट हो गया, और बाकी के दुर्ग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।